इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग वास्तविक संख्या के दूसरे पार्ट्स को देखते हैं। तो जो हम लोग वास्तविक संख्या जो 10वीं क्लास का बेसिक को समझ रहे थे, तो जो एग्ज़ाम में हमें एक क्वेश्चन जो 2 नंबर के पूछा जाता है कि सिद्ध करने के लिए हमें मिलता है, तो उसका मूल प्रमेय क्या होता है कि यदि कोई प्राकृत संख्या आपके पास n है और किसी पूर्णांक संख्या का अगर वर्ग नहीं है, तो वर्ग नहीं है तो वो जो संख्या है आपका अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रमेय को अगर आप सत्यापित करते हैं तो इस प्रमेय के आधार पे आपको 10वीं क्लास में √2 हो, √3 हो, 2√2 हो, चाहे इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन को आप सत्यापित कर सकते हैं। तो इसका प्रमेय है कि कोई भी अगर प्राकृत संख्या है और किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है, तो सबसे पहले अगर दो संख्या की बात की जा रही है, एक तो देखिए कहा जा रहा है प्राकृत संख्या, तो अगर कोई भी प्राकृत संख्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, ये सभी जो संख्या है हमारी वो प्राकृत संख्या है। तो कह रहा है कि जो प्राकृत संख्या है n के जगह पे चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे डॉट डॉट, ठीक ना। तो कह रहा है किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है। अब पूर्णांक कहने का मतलब आप पढ़ते हैं पूर्णांक, तो आप प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है, और पूर्णांक के अंतर्गत आपका जो संख्या रेखा पर जो दर्शाई जाने वाली जो संख्या है, जिसके अंतर्गत धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या आ जाए, मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत अगर ऋणात्मक संख्या को भी अगर रखा जाए तो आपका पूर्णांक बन जाता है। तो कहा जा रहा है कि ये जो प्राकृत संख्या है अगर वो किसी का वर्ग नहीं है, जैसे 1 जो है वो आपका 1 का वर्ग है, 2 जो है किसी का वर्ग नहीं है, 3 जो है किसी का वर्ग नहीं है, 4 जो है आपका वो 2 का वर्ग होता है। तो जो अगर संख्या किसी का वर्ग नहीं है, वो जो संख्या जो है जो किसी का वर्ग नहीं है, जैसे 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं किसी का वर्ग है, 8 किसी का नहीं है, तो ये जो संख्या होती है अगर जो किसी का वर्ग नहीं है, ठीक ना, तो ये आपका परिमेय नहीं है, फिर क्या हो जाएंगी अपरिमेय, वर्ग नहीं है यानी ऐसे, ठीक ना, √2, √3, √5, √6, √7। तो इस प्रकार से अगर जो संख्या है ये आपका परिमेय नहीं है, क्या है अपरिमेय है। तो इसका मेन प्रमेय देखिए यही होता है। अब आपको 10वीं क्लास में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करने के लिए आता है आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन। तो अगर हम सत्यापित अगर कर लेते हैं, तो इसके आधार पे जितने भी इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हम सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम हल करते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो प्राकृत संख्या है वो n है। तो हम लोग मानते हैं कि माना कि n एक परिमेय संख्या, अगर जब n एक परिमेय संख्या है और अगर जो भी परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो n जब परिमेय संख्या है इसलिए n को हम p/q के रूप में लिखेंगे, और जहां q को 0 नहीं होना चाहिए, जहां q नॉट इक्वल 0 है, q अगर नीचे अगर 0 हो जाए, जैसे अगर कोई भी अगर लिखे 3 के बटा में अगर 0 लगा दे, तो ये आपका परिमेय नहीं है, ये आपका अपरिमेय हो गया।
ऊपर में अगर जीरो है तब परिमेय है, लेकिन अगर जब जीरो नीचे आ जाए तो ये आपका परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। तो जहां Q नॉट इक्वल जीरो है तथा हम लिख सकते हैं कि P और जो यहां पर Q है तथा P और Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अगर जब हम माने, क्या माने हम कि n जो है से एक परिमेय संख्या है, तो अगर जब हम n को एक परिमेय संख्या माने, इसका मतलब है कि P और जो Q है वो हमारी जो है सअभाज्य संख्या है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि सअभाज्य जो संख्या होती है उसका जो मसह जो होता है एक होता है। तो अगर हम इसी मान्यता को अगर गलत कर दे कि जो सअभाज्य जो संख्या का मसह जो एक है, तो एक कहने का मतलब कि P का अगर गुणनखंड तोड़े तो एक गुने P होगा, अगर हम Q का गुणनखंड तोड़े तो एक गुने Q होगा। तो मसह मतलब होता है कि जो दोनों में मिल जाए, तो मिल जो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक मिल रहा है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि P और जो Q का जो मसह है वो एक है, यानी वो हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर जैसे ही अगर इस चीज को अगर हम सत्यापित कर दे कि इसका मसह एक के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जो कॉमन जो है वो एक ना होकर कुछ और हो जाए, तो इसका मतलब है कि वह सअभाज्य नहीं रहा। अगर जब वह सअभाज्य नहीं रहा तो इसका मतलब है कि यह जो है एक n जो है एक आपका परिमेय संख्या भी नहीं रहा। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज को समझते हैं। तो यहां पर लिखे कि n जो है रूट n वो आपका एक परिमेय संख्या है। तो रूट n बराबर हमने क्या मान लिया कि P बटा में क्या मान लिया, Q। तो अभी आप समझे क्या चीज कि यहां तक तो आपका सब सही है, लेकिन आपको गलत कैसे सत्यापित करना है इसको समझना है कि आपकी मान्यता कैसे गलत हो जा रही है, क्यों गलत हो रही है। तो आपकी मान्यता तभी गलत होगी कि जब इसका मसह एक ना आकर एक के अलावा कुछ और आ जाए, तभी आपकी मान्यता गलत हो जाएगी। तो चलते हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ अगर जब हम वर्ग करते हैं तो रूट में n इसका वर्ग कर दिए, P बटा में Q इसका वर्ग कर दिए, स्क्वायर से रूट कट गया, n हो गया P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर। अगर हम इसको कुछ ना तो बटा में एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो n में हो गया n Q स्क्वायर बराबर में हो गया P स्क्वायर। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। अब समझते हैं कि है ये क्या। अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई संख्या है, इस प्रकार से 8 मान लेते हैं, 8 का आपका गुणनखंड 2 गुने 4 होता है। तो ये 8 का जो गुणनखंड आया, तो सेम इसी प्रकार से अगर समझते हैं कि P स्क्वायर मान लीजिए कि 8 है और यहाँ पे n है वो 2 है और जो Q स्क्वायर है वो आपका 4 हो गया। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर देखा जाए तो देखिए जो अगर संख्या जो 8 है, इसके अगर हम यहाँ पे 2 गुने 4 लिख इसका जो गुणनखंड है, तो कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 से 8 जो है पूरा पूरा विभाजित है, या फिर हम कह सकते हैं कि 4 से भी 8 जो है वो पूरा पूरा विभाजित है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि n से जो ये जो P स्क्वायर है, n के जो n से ये P स्क्वायर जो है आपका पूरा विभाजित है। तो इसी प्रकार से हम लिखते हैं, तो यहां पर क्या हुआ हमें मिला कि इसलिए लिखेंगे कि जो P स्क्वायर जो है वो n से विभाजित है, विभाज्य। अगर जब यहां पे लिखेंगे तो P स्क्वायर जब n से अगर विभाजित हो गया, तो स्क्वायर अगर जब हम हटाएंगे तब पर भी n से ही कट जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए P भी n से विभाजित है। आप इसको समझिएगा कि आप गलत आखिर कहते हैं तो क्यों कहते हैं। तो आपको मिला यहां से कि P जो है वो आपका n से कट रहा है, इसका मतलब है कि P का आपका एक गुणनखंड n आ गया, मतलब ये n जो है ना वो P को पूरा पूरा काट दे रहा है। अगर हम कुछ ऐसे करें कि जो मेरा जो Q है,
क्यू को भी अगर एन काट दे, अगर ए जो मेरा क्यू है इसको भी अगर एन काट दे, तो दोनों का जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हो जाएगा, जो पहले एक जो था वो अब एक नहीं रहकर क्या हो जाएगा, हमारा एन हो जाएगा। अगर जब एन अगर हो जाएगा, इसका मतलब है कि यह जो है आपका सअभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, तो फिर यहां से लिखेंगे कि माना कि, अब की देखिए पी वाले को तो हम कह दिए कि एन से विभाजित है, अब बच गया हमारा क्यू वाला। तो क्यू वाले के लिए क्या करेंगे कि यहां पर इसको हम पी के जगह पे मान लेंगे। तो माना कि पी बराबर, हम एन यहां पे तो एन के रूप में ही मानेंगे, एन और कुछ मान लेते जैसे के। तो पी बराबर एन के है, इतना अगर माने, और अगर पी बराबर एन के और लिखते हैं कि इसका जो मान है हम वो समीकरण 1 में रख देंगे, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते तो देखिए क्या लिखा है, एन क्यू स्क्वायर बराबर, पी के जगह पे हम एन के लिखेंगे, इसका स्क्वायर हो गया, तो लिखेंगे कि एन क्यू स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर के स्क्वायर, एक एन से एन कट गया, क्यू स्क्वायर बराबर आ गया हमारा एन के स्क्वायर। अब देखिए इस प्रकार से क्यू स्क्वायर का गुणनखंड हमें मिल गया एन और के स्क्वायर। इसका मतलब गुणनखंड का मतलब देखिए यहां पे लिखे हैं 8 का गुणनखंड 2 गुने 4 हो गया, इसका मतलब है कि 2 से 8 पूरा पूरा कट जा रहा है और 4 से भी 8 पूरा पूरा कट जा रहा है। तो अगर इसी प्रकार से समझे तो क्यू स्क्वायर, जब क्यू स्क्वायर को एन जो है वो पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे कि इसलिए क्यू स्क्वायर एन से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी एन से विभाजित है। तो अब आप क्या कह दिए कि यहां पर देखिए कि एन जो एक ऐसी संख्या मिली, एन जो है वो पी को भी पूरा पूरा विभाजित कर दे रहा है, और एन जो है वो क्यू को भी विभाजित कर दे रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब क्या हो गया, आप बताइए कि पी और क्यू लिखेंगे कि, अब इसको अगर हम देखें तो इसको अगर हम यहां पे लिख देते हैं, समीकरण मान लेते हैं इसको 2, कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड एन है, क्यू स्क्वायर का भी एक गुणनखंड क्या है, एन है। इसका मतलब है कि समीकरण 1 और 2 से हमें पता चला कि पी और क्यू दोनों एन से क्या है, विभाज्य। अब देखिए आपने पता कर लिया कि जो हम जो माने थे कि सभाज्य है, अब जब तक हम सभाज्य माने थे तो उसका मसा 1 था, अब यहां पे क्या हो गया कि P को भी n काट दे रहा है और Q को भी n काट दे रहा है। इसका मतलब है कि एक के अलावा कोई एक और गुणनखंड मिल गया, और वो गुणनखंड कौन मिला, n मिला। इसलिए ठीक ना, P और जो Q है वो आपका सभाज्य संख्या है कि नहीं है, नहीं है, ठीक ना। तो लिखेंगे कि इसलिए P और Q सभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए रूट n बराबर P बटा जो Q आप लिख रहे थे इस प्रकार से, रूट n बराबर जो P बटा जो Q हमने माना, यह असत्य है, असत्य है। और लिख देंगे इसलिए रूट n एक कैसी संख्या, आपकी अपरिमेय संख्या। अगर देखिए, अगर P और Q अगर जब सभाज्य रह जाता तो आपका क्या होता, रूट n जो है वो आपका एक अपरिमेय संख्या नहीं होता, पुनः फिर क्या होता, परिमेय संख्या होता। लेकिन रूट यहां पर P और जो Q है वो आपको सभाज्य नहीं है, लेकिन आपने कहा था यहां पर जो माने थे कि ये क्या था, सभाज्य संख्या था।
तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाना होता है कि P और जो Q है, ठीक ना, वो सभाज्य संख्या। तो लेकिन आप यहां मानते हैं कि सभाज्य है, लेकिन आपके द्वारा जो प्राप्त होता है वो सभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होता है, इसलिए आपके द्वारा, ठीक ना, माना गया जो कथन है वो सही नहीं है, गलत है। इसलिए आपका रूट n जो है एक अपरिमेय संख्या। अब इसी पर एक क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं कि जो बनता है, मेन प्रमेय हमारा यही है। तो इस प्रकार से अगर हम समझते हैं तो क्वेश्चन अगर अब हमसे पूछा जाए कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको अब हम लोग कैसे सत्यापित करेंगे? तो इसी प्रकार से सेम एकदम इसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल करेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या। तो इसको मान लिए कि एक परिमेय संख्या है। अगर जब ये परिमेय संख्या है तो इसलिए √2 बराबर लिखेंगे P बटा में Q, जहां Q नॉट इक्वल 0, Q को 0 नहीं होना चाहिए, तथा P और Q आपका सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। अब आपको यहां पे दर्शाना है कि P और Q सअभाज्य संख्या, तो आप मान लिए कि है, लेकिन इसको दर्शा देना है कि यह सअभाज्य संख्या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो इस प्रकार से वर्ग कर दिए तो हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया 2, P² बटा में Q²। अगर कुछ ना तो बटा में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2Q² बराबर P²। इसको हमने समीकरण 1 माना। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो P² जो है वो 2 से विभाज्य है, P² 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से आपका क्या चीज है? विभाज्य है। अगर अब देखिए P को जो है से 2 पूरा पूरा काट दे रहा है, तो अब यहां पे आप मानिए कि Q को भी देखना है, तो मानेंगे कि माना कि P बराबर 2 और K मान लेते हैं 2K, तथा इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण अगर आप 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2Q² बराबर P² है। अब P के जगह पे 2K है तो 2K का लिखेंगे होल स्क्वायर, तो 2Q² बराबर हो गया 4K², 2 दूना 4 हो गया, Q² बराबर हो गया 2K²। अब जैसे ही इतना आ गया, इसका मतलब आपका क्या हो गया? क्या आपका परिणाम आ रहा है? लिखिए कि Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी जो है वो 2 से आपका क्या है? विभाज्य है। तो अब आप देखिए क्या सिद्ध कर दिए कि P भी जो है से 2 से कट रहा है और Q भी जो है आपका 2 से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है, और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और अगर 2 से अगर लिखें हम, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि P को भी 2 काट दे रहा है और Q को भी 2 पूरा पूरा काट दे रहा है। इसका मतलब है कि समीकरण 1 और 2 से हमें पता चल रहा है कि P और Q दोनों 2 से विभाज्य है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जब दोनों विभाज्य हैं इसलिए P और Q सअभाज्य संख्या नहीं है। तो जब ये सअभाज्य संख्या है ही नहीं, इसलिए जो आप माने थे कि √2 बराबर P बटा जो Q, ये आपका सत्य नहीं है। क्या है? असत्य है। और लिखिए इसलिए
इसलिए लिख दीजिए, अब क्या लिख दीजिए कि रूट 2 जो है, रूट 2 बराबर जो p/क्यूब माने थे वो आपका सत्य नहीं है, असत्य है, इसलिए आप लिखिए, इसलिए रूट 2 जो है वो एक आपका अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से किसी भी चीज को अगर हम लोग सत्यापन कर सकते हैं, रूट 2, रूट 3, इस प्रकार से। अगर मेन इसका प्रमेय यही था, इस प्रमेय के आधार पे किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।